गाइस, वेलकम टू माय चैनल पटेल की पढ़ाई। मैं एस पटेल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यार से चैनल में। और हम आ गए फिर से आज एक हिस्ट्री के एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पेज आपके बुक के जो पेज होंगे उसमें हम लोग आज हम पेज 6 को डील करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक आज क्लासेस होंगी उसमें कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग डील करें, ठीक है। तो आई होप कैसे भाई लोग, तो आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई चल रही होगी और बोर्ड की एग्जामिनेशन आने वाली है, तो विदाउट एनी नर्वस प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो देख रहे हैं आपकी बुक में पेज नंबर 6 में एक छोटा सा ये डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम जो है ये कहता क्या है, तो कह रहा है कि यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, मतलब वियना कांग्रेस के बाद जो यूरोप की देखिए जो ढांचा थी उसकी मतलब एक मैप दिखाई जा रही है। दैट इज अ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ब्राविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, पोलैंड, मतलब सब छोटे छोटे देखिए पार्टों में क्या है, सब बटे हुए थे, है ना। मतलब इतने दूर में देखिए कितने छोटे छोटे स्टेट कंट्रीज थे जो कि क्या थे, बटे हुए थे। तो मुद्दे की बात यह है कि आखिर आज हम लोग यही देखेंगे कि आज नेपोलियन को आने की वजह से आखिर क्या हुआ, फ्रांस में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं हुआ। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड है जिसको हम देखते हैं। दैट इज स्वेट। स्वेट दैट इज अ बैंडेज। स्वेट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, बैंडेज, एक तरह का बांधने वाली बात। जैसे लिखा हुआ है सर्फडोम। सर्फडोम का मतलब होता है फ्यूडल सिस्टम। सर्फडोम का मतलब क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम, इनको याद रखिएगा। एक होता है मनोरियल। मनोरियल का मतलब होता है नॉट कंपेरेबल, ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आज इस चैप्टर में है कुछ खास है। तो लिखा हुआ है विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ अ टेरिटरी दैट came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. कह रहा है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधार की शुरुआत किए जिन्होंने फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। मतलब नेपोलियन के शासनकाल में उन्होंने आया तो ऐसे बहुत रिफॉर्म किए, लेकिन जो कि फ्रांस में ऑलरेडी उसका शुरुआत पहले ही किया जा चुका था। दैट इज थ्रू अ रिटर्न्स टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। कह रहा है कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट ही कर दिया। दैट इज डिस्ट्रॉय इन फ्रांस, क्या, डेमोक्रेसी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make whole system more rational and efficient. कहता है मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। That is the civil code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth, establish equality before the law and secure the right of property. कह रहा है कि 1804 की जो नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। दैट इज अ सिविल कोड। सिविल कोड मतलब कह सकते हैं कि वहाँ एक नेपोलियन का, किसका, नेपोलियन का एक संहिता आ गया, दैट इज कोड, जिसको हम पहले नागरिक संहिता कहते थे ना, उसको आमतौर पर हम लोग क्या करने लगे, नेपोलियन कोड, मतलब नेपोलियन की संहिता। इसके अनुसार हुआ क्या, कहा जाने लगा कि जन्म के आधारित विशेषाधिकार वहाँ पर जो भी थे उसको समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। किसके समक्ष, एस्टैब्लिश द इक्वालिटी एंड द बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। आई कह रहा दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। कह रहा है कि इन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and the manorial dues. अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो कह रहा है कि डच जो रिपब्लिक थी, कहाँ, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में,
नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को बहुत सिंपल मतलब सरल बना दिया था, सिंप्लीफाइड मतलब सरल बना दिया था। सामंती व्यवस्था को उसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। और किसानों को, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पीजेंट्स, मतलब हम कह सकते हैं कि किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्त दिलाई थी। पीजेंट्स फ्रॉम द सेफ्रोनो मेमोरियल ड्यूज। मेमोरियल ड्यूज मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि जागीरदारी जो कर थी ना, उसको ये क्या कर दिया, हटा दिया था, मुक्त कर दिया था। एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया था। किसको, किसानों को। आएगा रहा इन द टाउन टू गिल्ड restriction were removed, transport and communication systems were improved। कह रहा है कि यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। पीजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन, खास करके उद्योगपति और खास करके तौर पर सामान बनाने वाले, कह रहा है कि पीजेंट्स, वर्कर एंड बिजनेसमैन एंजॉय न्यू फंड फ्रीडम। मतलब उद्योगपति और खास तौर पर बनाने वाले लघु उत्पादक, ठीक है, एक कहने का मतलब है कि बहुत उनको एक नया जो फ्रीडम आया, उनको बहुत उन्होंने उसका फायदा मतलब एक मजा उठाया, मतलब तरह कह सकते हैं। कह रहा है कि बिजनेस एंड स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर बिगिंस to realize that uniform law standardize the weight and the measure and a common nation's currency world facilitate the movement and exchange of goods and capital one region to another। कह रहा है उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले जितने भी लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानकर भार जो नापने का जो मानक था, खास करके भार और तथा नाप में एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी जो कहते हैं कि आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब उनको ये एहसास होने लगा कि जब एक नेशनल करेंसी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, मतलब पूंजियों का, मतलब पैसों का, उसका मतलब आवागमन क्या हो जाएगा, एक तरह का, उसमें उसको बहुत सहूलियत मिलेगा। ये चीज़ वहाँ के किसानों को एहसास होने लगा। हाउएवर इन द एरियाज conquered the reactions of the local populations to French rule were mixed। लेकिन जितने हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। याद रखिएगा, initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as certain cities like the Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the France armies were welcomed as a harbingers of liberty। अब इसका मतलब क्या हो भाई, तो कह रहा है कि शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सो में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का जो तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। ठीक है, मतलब हर्बिंगर्स का मतलब हुआ जो एक तरह का स्वागत जो किया गया, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। But the initial enthusiasm soon turns to hostility, and as it becomes clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom। तो कहने का मतलब हुआ, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। कह रहा है ना कि इनिशियल एग्जॉस्शन सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी में बदलने लगी। कब, जब ये क्लियर हो गया, इट बिकम द क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जब उनको एहसास हुआ कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है विद गो इन हैंड द पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जिनको ये एहसास होने लगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वहाँ के जो सब कुछ मतलब जो भी कुछ था वहाँ के लोग सबों में धीरे धीरे क्या होने लगी, धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ से मुद्दा है कि वहाँ के लोगों को ये कब एहसास होने लगा, उन्होंने क्यों विरोध किया, जब उनको लगा कि जो उनकी शासनिक व्यवस्थाएं थी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट थे, जब उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के अनुरूप नहीं थी, तो वो क्या होने लगा, उसके प्रति मतलब दुश्मनी में धीरे धीरे उन्होंने क्या होने लगे, बदलने लगी। इंक्रीज द टैक्सेशन
censorship, forced conscription, and into the French armies required to conquer the rest Europe, all seems to outweigh the advantage of the administrative change. कह रहा है कि बढ़ते हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आ रहा है। कह रहा है कि द पेंटिंग ऑफ द ट्री ऑफ द लिबर्टी इन द ज़ेबेक्रेन इन जर्मनी, क्या कह रहा भाई, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन प्रिंटर कार्ल कास्पर फिट्स द ऑक्यूपेशंस ऑफ द टाउन एंड ज़ेबेक्रेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। कह रहा जर्मन चित्रकार कार्ल केस्पर फिट्स द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेबेक्रेन शहर का कब्जा है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रेंच सोल्डर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म हैव बीन parodied as the oppressors as they seize the peasants' cart, harass some young woman, and force the peasants down to his knees. कह रहा है कि अपनी नीली सफ़ेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किए, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए, कुछ युवा महिलाओं को तंग करते हुए और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे, स्वतंत्रता के ब्रिज पर लगाई जा रही पट्टी के जर्मन के खिलाफ है। उसका कह रहा है कि द प्लेग बिंग एफिक्स द ट्री ऑफ लिबर्टी जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इज द ट्रांसलेशन रीड टू टेक द फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस एंड द मॉडर्न ह्यूमैनिटी। दिस इज द sticks reference to the claim to the French being the liberators who oppose the monarchy in the territory they enter। कह रहा है कि उसका अनुवाद हमें आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे, एक तरह का मुक्तिदाता, समझ रहे हो। वो जहाँ भी जाते थे उसका क्या करते थे, अपोज करते थे। वही चित्र को यहाँ पर दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये फ्रांस में एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई कि देखिए, कह रहा है कि द कोरियर ऑफ द राइनलैंड लॉजेज लूज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे फ्रॉम होम फ्रॉम, ठीक है, लिपिजिक, मतलब कह रहा राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। ठीक है, कह रहा है कि नेपोलियन हियर इज द रिप्रेजेंट एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपिजिग इन 1813, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट हिज बैग bears the names of the territories he lost। कह रहा है कि यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की जो लड़ाई हार कर फ्रांस लौटे, वहाँ डाकिया के रूप में दर्शाया गया। क्यों भाई? क्योंकि उसके झोले से गिरते हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका था। मतलब यहाँ देखिए, जो चिट्ठी है ना, इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो एक तरह उसको जब वो वहाँ से लौटा तो उसको एक डाकिया की तरह क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब आगे बात है जिसका कह रहा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट इज यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कह रहा है कि इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today। कह रहा है कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उससे वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो what we know today as a Germany, Italy and the Switzerland were divided into kingdoms, duchies and the cantons who were the rulers had their autonomous territories। कह रहा है कि जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों, कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र में थे। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर द ऑटोक्रेटिस्ट मोनार्कीज। ठीक है, क्या इसमें ऑटोक्रेटिस्ट मोनार्कीज विद द टेरिटरीज ऑफ विच लीव डाइवर्स पीपल्स। कि कह रहा है कि जिसके शासक के, मतलब एक तरह कह सकते हैं कि पूर्वी और मध्य यूरोप
निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। They did not see themselves as sharing the collective identity और common culture। कह रहा वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। कह रहा often they even spoke different language and belonged to different ethnic groups। कह रहा है कि अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। The Habsburg empires that rule over the Styria, Hungary, and for example, was a pathwork of many different regions and peoples। कर रहा है कि उदाहरण के तौर पे स्टीरिया हंगरी पर शासन करने वाले हब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। It include the Alpine regions, the Tyrol, Istria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the autocracy was predominantly German speaking। अब इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि इसमें एल्प्स के टिरोल, स्ट्रिया और सुडेन, अजीब नाम है भाई, सुडेटेलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया है ना भी शामिल थे, जहाँ वहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा। क्या कह रहा है भाई? इट इज ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्ड, साम्राज्य के लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी फ्रांसीसी प्रांत भी शामिल थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार वाइल द अदर हाफ स्पोक द वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। मतलब कहता हंगरी में आधे लोग मगयार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। कह रहा है कि इन ग्लासिया एस्टोक्रेसी स्पोक्स पोलिस, गलासिया में कुलीन वर्ग पोलिस भाषा बोलते थे। अब देखिए ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इटली स्पीकिंग प्रोविंसेस में क्या बोले जाते थे, वेनेसिया में क्या बोले जाते हैं, हंगरी के वजह थे पॉपुलेशंस वो मगयार बोलते थे, अदर हाफ स्पोक्स वैरायटी ऑफ डेलिकेट्स मतलब बहुत सारे भाषा बोलते थे, ग्रीसिया में एस्टोक्रेसी क्या बोलते थे, पोलिस। तो ये सब जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करा कि बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है, boundaries of the empire, a mass of subjects, peasants, peoples, Bohemia and the Slovaks to the north, Slovenes in the Carniola, Croats to the south, and the Romanos to the east in the Transylvania। अब इसका मतलब क्या समझिए? कह रहा है कि प्रभावशाली समूह के अलावा हैंसबर्ग साम्राज्य की सीमा की रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसवोल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। समझ रहे हैं ना? सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। कह रहा है ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। कर इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। कह रहा हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशंस स्टेज इमर्ज। कह रहा राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज का विचार कैसे उभरा। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक छोटे से वर्ड है, जैसे सम इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको देख लीजिएगा। जैसे कह रहा है 1797 नेपोलियंस इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगिंस। कह रहा है कि नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियन युद्ध की शुरुआत हो गई। कब? 1797 में। 1814 से 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का पतन हुआ। वियना पीस सेटलमेंट और वियना शांति की जो संधि हुई कब? 1814 से 1815। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस बिगिंस, मतलब यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। उसका कह रहा है कि 1848 दैट इज रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसियंस, इंडस्ट्रियल्स, वर्कर्स एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप्स, मिडिल क्लासेस डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इटालियन, जर्मनी, माइग्रेट्स, पोल्स, सेज, इटीसी डिमांड नेशन स्टेट।
कहने का मतलब हुआ फ्रांस में जो क्रांति हुई, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, अधिक औद्योगिक मजदूरों, किसान की बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन और मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज की मांग करते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, उसमें रिवॉल्यूशन हो जाता है। कहता है 1859 से 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब इटली का एकीकरण होता है। कब भाई? 1859 से लेकर 1870 के बीच। उसके बाद 1866 से 1871 के बीच जर्मनी की एकीकरण हो गई, ठीक है। और 1905 में लास्ट में स्लेव नेशनलाइजेशन गिरदर फोर्स इन द हब्सबर्ग्स एंड ऑटोमन एम्पायर। कहता है हब्सबर्ग्स और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कब? 1905 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मुद्दे की बात है कि अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, मतलब कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कह रहा सोशली एंड द पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लासेस ऑन द कॉन्टिनेंट। कहता सामाजिक और राजनीतिक रूप से जर्मनी का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइट बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रिलीजन डिवीजन। कह इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। अक्रॉस दैट इज आर पार, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। कह रहे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। दे स्पोक फ्रेंच फ्रॉम द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तथा राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रांस भाषा का प्रयोग करते थे। बताओ क्या बात है, मतलब इसे खास जगह, मतलब जहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं चले वहाँ पर लोग क्या बोलते थे? फ्रांस बोलते थे, फ्रांसीसी बोलते थे। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब क्या उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में से आपस में जुड़े होते थे। हिज पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज द हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। अब कह रहा है कि उनके परिवार अक्सर वैवाहिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। लेकिन जनसंख्या के जो अधिकांश लोग थे वो क्या थे? किसान थे, कृषक थे, एक तरह कह सकते हैं। कट टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म बाय द टिनेट्स एंड द स्मॉल ऑनर्स, while in Eastern and the Central Europe, the patterns of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf. पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे कष्टकार खेती करते थे। वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। कह रहा पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। द इंडस्ट्रियल बिगेन्स इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in the France and parts of German state is occur only during the 19th century। कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कम इनटू बिगिंस वर्किंग क्लास पॉपुलेशंस एंड द मिडिल क्लासेस मेड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। कह रहा है राज्यों कुछ, कहता है इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, जैसे में श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपति थे, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग से बने हैं, ठीक है। कहता है द सेंट्रल यूरोप दीज ग्रुप वेयर स्मॉलर नंबर टिल 19th century। कह रहा मध्य और पूर्वी यूरोप के इन समूहों का मतलब कह सकते हैं कि आकार जो था 19वीं सदी में अंतिम में दशक में बहुत ही छोटा था। डैट इज अ वेरी लिटिल, टिल नंबर मतलब बहुत छोटा था। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी following the evolutions of the aristocratic populace gained the popularity। करा कुलीन विशेषाधिकारों की संपत्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मर्द वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसकी बात की जो कहानी होगी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो जरूर वीडियोस को लाइक करें और चैनल को पहली बार विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नाइस डे, टेक केयर।